हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनामुलस जीमान इफेक्ट का सेकंड पार्ट। दैट इज तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो तो उसके लिए एनामुलस जीमान इफेक्ट में क्या इफेक्ट आएगा। इफ तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ बी इज़ वीक देन बी इज़ वेरी वेरी लेस दैन टू डब्ल्यू बाई म्यू बी। सो we need to consider all the terms in the Hamiltonian। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ तो वहाँ पर हमारा फाइन स्ट्रक्चर का इफेक्ट भी आएगा और जीमान इफेक्ट का इफेक्ट भी आएगा, एनामुलस जीमान इफेक्ट का इफेक्ट भी आएगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर क्योंकि दोनों ही हैमिल्टनियन परटर्ब्ड हैमिल्टनियन का इफेक्ट रहेगा, जिसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा कम जो होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसिडर ऑल द टर्म ऑफ हैमिल्टनियन, द फाइन स्ट्रक्चर टर्म HFS will be dominant perturbation in case of several perturbation। सो हैमिल्टनियन क्या कंटेंट सेवरल परटर्बेशन, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने फाइन स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके लिए क्या रहेगा, जीमान इफेक्ट का इफेक्ट कम रहेगा और फाइन स्ट्रक्चर का इफेक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर सेवरल परटर्बेशन पार्ट रहेगा। एक तो रहेगा फाइन स्ट्रक्चर का हैमिल्टनियन परटर्बेशन पार्ट और एक रहेगा एनामुलस जीमान इफेक्ट का परटर्बेशन पार्ट। तो हम क्या करेंगे, वी शुड ट्रीट द इंडिविजुअली द मोस्ट डोमिनेंट फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड सो ऑन। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हैमिल्टनियन परटर्बेशन ज़्यादा रहेगा उसको पहले हम ट्रीट करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो उससे थोड़ा कम रहेगा उसका कैलकुलेशन करेंगे, वैसे ही उससे थोड़ा कम जो रहेगा उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसके बाद, आज HF इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग परटर्बेशन। HF मतलब फाइन स्ट्रक्चर हैमिल्टनियन इज मोस्ट डोमिनेटिंग परटर्बेशन। सो बेस्ट आइगन स्टेट टू यूज आर, तो क्योंकि यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर सबसे इफेक्टिव परटर्बेशन है, तो यहाँ पर हमने कॉमन आइगन स्टेट क्या लिखा है, NLJMJ। तो टोटल हैमिल्टनियन कितना आया, H इक्वल्स टू अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन H0, HFS, EB, 2MEC, JZ एंड SZ। तो JZ ये कैसे हुआ, यहाँ पर हमारा था जीमान इफेक्ट में LS प्लस 2S था। तो LS 2S को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, L प्लस S प्लस S। तो L प्लस S कितना हुआ, JZ हुआ, और ये S कितना हो गया, SZ हो गया। सो इन द हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन को कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीमान इफेक्ट फॉर हैमिल्टनियन। सो उसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, EZ1, क्योंकि जेड कंपोनेंट में हम निकाल रहे हैं तो हैमिल्टनियन भी जेड कंपोनेंट में होगा, तो उसका एनर्जी आइगन वैल्यू भी वही EZ होगा, जीमान इफेक्ट। तो सो उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन जीमान इफेक्ट। ये हो गया, उसको हम इस तरह लिखेंगे। तो HZ जो है वो HZ क्या है, उसका वैल्यू क्या है, यही यहाँ पर लिखा गया है, JZ प्लस SZ। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा JZ SZ। तो अगर ये इंडिविजुअली ये जो ब्रा और कैट नोटेशन इस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होगा, तो JZ जब इन स्टेट फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, MJ मिलेगा। और ये जो सेकेंड पार्ट SZ है उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, विग्नर-इकार्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। विग्नर-इकार्ट हमें क्या पता है, विग्नर-इकार्ट थ्योरम फॉर द स्केलर प्रोडक्ट इफ J वेक्टर डॉट A वेक्टर है, तो उसके ऊपर कोई स्टेट फंक्शन के ऊपर अगर ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो वहाँ पर हम विग्नर-इकार्ट थ्योरम के अनुसार ये अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारा विग्नर-इकार्ट थ्योरम। तो उसी तरह हम ये जो SZ कंपोनेंट है, SZ की जगह AF की जगह पर हम SZ को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो स्टेट फंक्शन हमने JM लिया है वहाँ पर हम कौन सा स्टेट फंक्शन लेंगे, NLJMJ लेंगे। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट J वेक्टर इज L वेक्टर प्लस S वेक्टर। तो L कितना हुआ, J वेक्टर माइनस S वेक्टर। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू J स्क्वायर
प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 जे डॉट एस वेक्टर। तो जे डॉट एस वेक्टर कितना हुआ यहाँ पर, हाफ ऑफ जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो वहाँ पर जे विग्नर-इकर्ट थ्योरम में अगर हम ये एस जेड कॉम्पोनेंट के लिए निकालेंगे और स्टेट फंक्शन क्या होगा, एन एल जे एम जे होगा, तो उस फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं। हमें यहाँ से हमें क्या मिला, एस जे डॉट एस क्या निकला, ये वाला वैल्यू मिला है। तो इस जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअली हम ये स्टेट फंक्शन को इंडिविजुअल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करें तो हमें जब जे स्क्वायर ऑपरेट होगा एन एल जे एम एस के ऊपर तो हमें क्या मिलेगा, जे इंटू जे प्लस वन एच कॉट स्क्वायर। वैसे ही जब एस स्क्वायर ऑपरेट होगा हमें मिलेगा एस इंटू एस प्लस वन एच कॉट स्क्वायर। वैसे ही जब एल स्क्वायर ऑपरेट होगा हमें मिलेगा एल इंटू एल प्लस वन एच कॉट स्क्वायर। स्टेट फंक्शन हमारा क्या बचा, दैट इज एन एल जे एम जे और एन केट एन एल जे एन जे। तो क्योंकि ये वाला स्टेट फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज स्टेट फंक्शन है तो इन लोगों का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो जब इस वाले पार्ट में हम आएंगे, जे जेड जब ऑपरेट होगा स्टेट फंक्शन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, एम जे एच कॉट मिलेगा। बाकी डिनोमिनेटर में जो वाला टर्म था वो तो वैसे ही रहेगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये हमारा सोल्यूशन निकला। तो ये वाला जो सोल्यूशन निकला, अभी हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, क्या था हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ये था हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ई जेड। ई जेड में क्या था, एन एल जे एम जे जे जेड प्लस एच जेड एन एल जे एन जे जेड का तो वो वाला वैल्यू मिल गया एम जे एच कॉट। अभी हम एच जेड का वैल्यू हमें मिला, तो वो क्या मिला हमें, ये मिला हमें एच जेड का वैल्यू। तो दोनों का वैल्यू अगर हम ई जेड वन में कम पुट करेंगे, मतलब ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे ई जेड वन, इस वाले वैल्यू में अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया हमें उसका वैल्यू एम जे एच कॉट। तो दोनों ही टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एच कॉट और एम जे कॉमन ले लिया। तो एच कॉट एम जे अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या है किया है, एच जेड को पहले कॉमन लेके पहले लिखा है और ब्रैकेट में बाकी जो टर्म बचा है उसको लिखा है, और बाकी एम जे को कॉमन जो लिया है मैंने लास्ट में लिखा है। तो ये वाला जो ब्रैकेटेड टर्म है वो उसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज जी जे। और बाकी क्या बचा, दैट इज एम जे यहाँ पर बच गया, वो एम जे को टर्म को हमने यहाँ पर लिखा। तो हमें क्या पता है, बोर मैग्नेटन का वैल्यू क्या है, बी को छोड़ के यहाँ पर जो वाला टर्म है वो सब हो गया बोर मैग्नेटन। तो उसको मैंने म्यू बी में रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा जो एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर जीमन इफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितना मिला, बी म्यू बी एम जे जी जे। तो ये जी जे क्या है, जी जे हमें क्या पता है, जी जे इज द लैंडी फैक्टर ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर किया एल इक्वल्स टू जीरो, अगर कंसिडर किया तो जे का फॉर्मूला क्या होता है, जे इक्वल टू एल प्लस एस। अगर एल का वैल्यू जीरो हो गया तो जे इक्वल टू एस हो गया, जे इक्वल टू एस हो गया मतलब जी जे जहाँ पर था उसे मैंने क्या लिखा, जी एस लिखा। जी जे का फॉर्मूला क्या हुआ, जी जे का फॉर्मूला ये है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन बाई 2j इंटू जे प्लस वन। ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम अगर जे की जगह पर एस लिखेंगे, एल की जगह पर जीरो पुट करेंगे, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जे इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। वैसे ही उसी गायरो मैग्नेटिक रेशियो में अगर हम एस का वैल्यू जीरो पुट करेंगे और एल का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें गायरो मैग्नेटिक रेशियो कितना मिलेगा, जे एल इक्वल्स टू 1 मिलेगा। सो गायरो मैग्नेटिक रेशियो का एक कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका एक सिंपलेस्ट मेथड हम लेंगे, जी जे इक्वल टू, जे का वैल्यू क्या हो सकता है, जे का वैल्यू आइदर एल प्लस हाफ हो सकता है या फिर एल माइनस हाफ हो सकता है। तो मैंने इसे लिख दिया जी जे इक्वल्स टू एल प्लस माइनस हाफ लिख दिया। अगर मैंने जी जे का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में एल प्लस हाफ पुट करूँगी तो एल प्लस हाफ पुट करूँ या एल माइनस हाफ पुट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एक जनरलाइज इक्वेशन मिलेगा। इस फॉर्मूले में अगर मैं पहले फर्स्ट 1 प्लस 1 बाई 2l प्लस वन को पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2l प्लस 2 बाई 2l प्लस वन की कौन से कंडीशन में हुए, जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए। वही मैंने यहाँ पे लिखा है जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए।
वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस 1/12 प्लस 1 को कंसिडर करूँ तो वहाँ पर हमें जी जे का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज़ 12/12 प्लस 1। कौन से वैल्यू के लिए, फिर जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ के लिए। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक एटॉमिक स्टेट के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एस हाफ के लिए कैलकुलेट किया है, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को लेके। तो हमें जी जे का वैल्यू 2 मिलेगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम जी जे का वैल्यू, अगर इस क्वांटम स्टेट को, एटॉमिक स्टेट को हम कंसिडर करेंगे पी, ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन पी हाफ, और ये हो कौन से कंडीशन में, व्हेन जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ के लिए। और हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेशियो कैसे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, बीच में एल लिखते हैं, यहाँ पर जे लिखते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर पी स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करूँ, पी स्टेट मतलब यहाँ पर एल का वैल्यू कितना हो गया, एल के, अगर ये वाला मैं कंसिडर करूँ, एल इक्वल्स टू 0 के लिए, एल इक्वल्स टू 1 के लिए, एल इक्वल्स टू 1 के लिए, एल इक्वल्स टू 1 मतलब कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जे का कौन से पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज एल माइनस हाफ हो सकता है या फिर एल प्लस हाफ हो सकता है। ओके, अगर एल माइनस हाफ लिखूँ तो एल का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एल का वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर एल का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस हाफ हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, दैट इज हाफ हो गया। तो यहाँ पर जे का वैल्यू कौन से कंडीशन में है, अगर जे का वैल्यू एल प्लस माइनस हाफ हुआ तो पी का स्पेक्ट्रोस्कोपी रिप्रेजेंट जे यहाँ पर जो है, जे का वैल्यू यहाँ पर हो गया हाफ। और अगर मैं एस का वैल्यू क्या लूँ, एस हमें पता है स्पिन कितना होता है, हमेशा सबके लिए हाफ होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ, 2s प्लस 1, मतलब ये हो गया हमारा 2 हो गया। वैसे ही कौन से जे का वैल्यू अगर मैं एल प्लस हाफ को कंसिडर करूँ तो हमें क्या मिलेगा, एल का वैल्यू पी के लिए कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस हाफ, ये हो गया हमारा 3/2 हो गया। तो यहाँ पर पी के 2 स्टेट हो गए, दैट इज पी 3/2 और ये मल्टीप्लिसिटी 2, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। मतलब हर एक स्टेट के लिए दो दो तो स्टेट हो सकते हैं, एस के लिए तो एक ही स्टेट होगा क्योंकि एल का एक ही वैल्यू होता है। तो जे कितना होगा, जे प्लस हाफ होगा, जे हाफ होगा, तो ये हाफ हो गया। पी का 2 स्टेट हो सकते हैं, हाफ हो सकता है या फिर 3/2 हो सकता है। डी के लिए वैसे क्या हो सकता है, 2 स्टेट हो सकते हैं, 3/2 हो सकते हैं या फिर 5/2 होता है। वैसे एफ का कौन सा स्टेट हो सकते हैं, 2 स्टेट हो सकते हैं, 5/2 हो सकता है या फिर 7/2 होता है। अगर मैं यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है, पी के लिए कितना है, जे का वैल्यू कितना है, एल, जे इक्वल टू एल माइनस हाफ है, एल जे इक्वल टू एल माइनस हाफ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर ये वाला पुट करेंगे तो एल का वैल्यू यहाँ पी के लिए कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 प्लस 1, तो ये कितना हो, नीचे बच गया 3 हो गया, ऊपर हो गया 2, मतलब 2/3 हो गया। तो जी का वैल्यू कितना हुआ, 2/3 हो गया। वैसे ही पी 3/2 2 के लिए कितना होगा, दैट इज 3/2, मतलब जे इक्वल टू एल प्लस हाफ होगा। अगर मैं यहाँ पर एल का वैल्यू पुट करूँ, एल का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2 × 1 + 2 वो कितना हो गया, 4 हो गया, और नीचे क्या बचा, 2 + 1, ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो 4/3 होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है 4/3। वैसे ही हम डी 3/2, डी 5/2, डी 5 एफ 5/2 और एफ s/2 के लिए गायरो मैग्नेटिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो और लैंडी जी फैक्टर का वैल्यू हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जीमान इफेक्ट का आइगन वैल्यू मिल गया। तो टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ENJ इक्वल टू अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी प्लस जीमान इफेक्ट एनर्जी। फाइन स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी समझ लिया था, उसका वैल्यू ये होता है, और बाकी बचा जो वीक मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट, उससे हमने उसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया, ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे
ये नॉन डिजेनरेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर वैसे ही डिजेनरेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम ये समझेंगे। पहले हम कंसिडर करते हैं n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0। l इक्वल टू 0 के लिए ms का कितना वैल्यू होगा, ml का कितना वैल्यू होगा, 0 होगा। ms का कितना वैल्यू होगा, प्लस माइनस हाफ होगा। तो अगर हम क्वांटम स्टेट में रिप्रेजेंट करें nl, ml और ms के लिए, तो उसके पॉसिबल स्टेट क्या हो सकते हैं, दैट इज 0, 1, 0, 0 हाफ और 1, 0, 0 माइनस हाफ। तो एक ही क्वांटम स्टेट दो तो एनर्जी स्टेट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इसमें से कौन सा वाला ऊपर रहेगा और कौन सा वाला नीचे रहेगा। हम अगर यहाँ पर जीजे और एमजे और जीजे का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यह क्या पता चलेगा, जो वाला एल प्लस हाफ होगा, जे का वैल्यू जहाँ पर एल प्लस हाफ होगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो वो ऊपर रहेगा, और जिसमें कम रहेगा वो वैल्यू नीचे रहेगा। जिसका स्पिन हाफ रहेगा वो नीचे रहेगा, जिसका स्पिन प्लस हाफ रहेगा वो ऊपर रहेगा। वैसे ही अगर हम n का वैल्यू 2 ले तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 to n-1 होगा। तो ये हो गया 0 and 1 हो गया। वैसे ही ml और ms का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 2, 0, 0 हाफ, 2, 0, 0 माइनस हाफ। और तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पॉसिबल स्टेट क्या हो सकते हैं, 2, 1, 1 हाफ, 2, 1, 1 माइनस हाफ, 2, 1, 0 हाफ एंड 2, 1, 0 माइनस हाफ एंड 2, 2, 1 माइनस 1 हाफ। ये हो गया हमारा पॉसिबल स्टेट। पॉसिबल स्टेट मतलब ये हमें कौन से स्टेट में कैलकुलेट करना है, कौन से स्टेट में कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कौन से स्टेट में कैलकुलेट करना है, हमारा क्वांटम स्टेट क्या है, एन, एल, एम जे और जे है। अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारा जो एस हाफ है, एस हाफ दो ठो एनर्जी लेवल में स्प्लिट होंगे, और ये जो हमारा पी हाफ है वो भी दो ठो एनर्जी लेवल में स्प्लिट होंगे, और ये जो P3/2 है वो कौन से एनर्जी लेवल में स्प्लिट होंगे, 4 एनर्जी लेवल में स्प्लिट होंगे। और हर एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही क्वांटम स्टेट रहेगा। तो हमें यहाँ से क्या प्रूफ मिल रहा है कि ये जो वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा कंप्लीट एनर्जी स्टेट स्प्लिट हो रहा है, और जो स्प्लिट हो रहा है अब एवरी एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, एक ही क्वांटम स्टेट और आइगन स्टेट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कंपैटिबल है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हेंस ईच एनर्जी लेवल ऑफ स्प्लिटिंग into the 2j plus 1 corresponding to 2j plus 1 value with mj equals to minus j to plus j. Spacing between the sublabel corresponding to j equal to L minus half are equal value for all delta E, and j equals to minus half are equal space with delta E1. But the spacing between the energy level for same L are no longer constant. That is depends upon the Landy G factor. Thank you so much for watching this video.